गिनती बाब नंबर 22। बलक बलआम को इसराइल पर लानत भेजने के लिए बुलाता है। इसके बाद इसराइली मोआब के मैदानों में पहुंचकर दरिया यरदन के मशरकी किनारे पर यरीहो के आमने सामने खेमाजान हुए। मोआब के बादशाह बलक बिन सुपूर को मालूम हुआ कि इसराइलियों ने उमरियों के साथ क्या कुछ किया है। मोआबी ने यह भी देखा कि इसराइली बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उन पर दहशत छा गई। उन्होंने मिडियानियों के बुजुर्गों से बात की, अब ये हुजूम इस तरह हमारे इर्द गिर्द का इलाका चट कर जाएगा जिस तरह बेल मैदान की घास चट कर जाता है। तब बलक ने अपने कासिद फतूर शहर को भेजे, जो दरियाई फुरात पर वाक़ा था और जहां बलआम बिन बऊर अपने वतन में रहता था। कासिद उसे बुलाने के लिए उसके पास पहुंचे और उसे बलक का पैगाम सुनाया। एक कौम मिस्र से निकल आई है जो रोई जमीन पर छाकर मेरे करीब ही आबाद हुई है, इसलिए आइए और इन लोगों पर लानत भेजें, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। फिर शायद मैं उन्हें शिकस्त देकर मुल्क से भगा सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन्हें आप बरकत देते हैं उन्हें बरकत मिलती है, और जिन पर आप लानत भेजते हैं उन पर लानत आती है। ये पैगाम लेकर मोआब और मिडियान के बुजुर्ग रवाना हुए। उनके पास इनाम के पैसे थे। बलआम के पास पहुंचकर उन्होंने उसे बलक का पैगाम सुनाया। बलआम ने कहा, रात यहाँ गुजारें, कल मैं आपको बता दूंगा कि रब इसके बारे में क्या फरमाता है। चुनांचे मोआबी सरदार उसके पास ठहर गए। रात के वक्त खुदा बलआम पर जाहिर हुआ। उसने पूछा, ये आदमी कौन है जो तेरे पास आए हैं? बलआम ने जवाब दिया, मोआब के बादशाह बलक बिन सुफूर ने मुझे पैगाम भेजा है। जो कौम मिस्र से निकल आई है वो रोई जमीन पर छा गई है, इसलिए आइए और मेरे लिए उन पर लानत भेजें, फिर शायद मैं उनसे लड़कर उन्हें भगा देने में कामयाब हो जाऊं। रब ने बलआम से कहा, उनके साथ न जाना, तुझे उन पर लानत भेजने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उन पर मेरी बरकत है। अगली सुबह बलआम जाग उठा तो उसने बलक के सरदारों से कहा, अपने वतन वापस चले जाएं, क्योंकि रब ने मुझे आपके साथ जाने की इजाजत नहीं दी। चुनांचे मोआबी सरदार खाली हाथ बलक के पास वापस आए। उन्होंने कहा, बलआम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब बलक ने और सरदार भेजे जो पहले वालों की निस्बत तादाद और ओहदे के लिहाज से ज्यादा थे। वो बलआम के पास जाकर कहने लगे, बलक बिन सुपूर कहते हैं कि कोई भी बात आपको मेरे पास आने से न रोके, क्योंकि मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आए तो सही और मेरे लिए उन लोगों पर लानत भेजें। लेकिन बलआम ने जवाब दिया, अगर बलक अपने महल को चांदी और सोने से भरकर भी मुझे दे तो भी मैं रब अपने खुदा के फरमान की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, ख्वाह बात छोटी हो या बड़ी। आप दूसरे सरदारों की तरह रात यहाँ गुजारें, इतने में मैं मालूम करूंगा कि रब मुझे मजीद क्या कुछ बताता है। उस रात खुदा बलआम पर जाहिर हुआ और कहा, क्योंकि ये आदमी तुझे बुलाने आए हैं इसलिए उनके साथ चला जा, लेकिन सिर्फ वही कुछ करना जो मैं तुझे बताऊंगा। बलआम की गदी। सुबह को बलआम ने उठकर अपनी गदी पर जीन कसा और मोआबी सरदारों के साथ चल पड़ा, लेकिन खुदा निहायत गुस्से हुआ कि वो जा रहा है, इसलिए उसका फरिश्ता उसका मुकाबला करने के लिए रास्ते में खड़ा हो गया। बलआम अपनी गदी पर सवार था और उसके दो नौकर उसके साथ चल रहे थे। जब गदी ने देखा कि रब का फरिश्ता अपने हाथ में तलवार थामे हुए रास्ते में खड़ा है तो वो रास्ते से हटकर खेत में चलने लगी। बलआम उसे मारते मारते रास्ते पर वापस ले आया। फिर वो अंगूर के दो बागों के दरमियान से गुजरने लगे। रास्ता तंग था क्योंकि वो दोनों तरफ बागों की चार दीवारी से बंद था। अब रब का फरिश्ता वहां खड़ा हुआ। गदी ये देखकर चार दीवारी के साथ साथ चलने लगी और बलआम का पांव पिछला गया। उसने उसे दोबारा मारा। रब का फरिश्ता आगे निकला और तीसरी मर्तबा रास्ते में खड़ा हो गया। अब रास्ते से हट जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, न दाएं तरफ और न बाएं तरफ। जब गधी ने रब का फरिश्ता देखा तो वो लेट गई। बलआम को गुस्सा आ गया और उसने उसे अपनी लाठी से खूब मारा। तब रब ने गधी को बोलने दिया और उसने बलआम से कहा, मैंने आपसे क्या गलत सलूक किया है कि आप मुझे अब तीसरी दफा पेट रहे हैं? बलआम ने जवाब दिया, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अभी तुझे ज़बह कर देता। गधी ने बलआम से कहा, क्या मैं आपकी गधी नहीं हूँ जिस पर आप आज तक सवार होते रहे हैं? क्या मुझे कभी ऐसा करने की आदत थी? उसने कहा, नहीं। फिर रब ने बलआम की आंखें खोली और उसने रब के फरिश्ते को देखा जो अब तक हाथ में तलवार थामे हुए रास्ते में खड़ा था। बलआम ने मुंह के बिल गिरकर सजदा किया। रब के फरिश्ते ने पूछा, तूने 3 बार अपनी गधी को क्यों पेटा? मैं तेरे मुकाबले में आया हूँ।
کیونکہ جس طرف تو بڑھ رہا ہے اس کا انجام برا ہے۔ گدی 3 مرتبہ مجھے دیکھ کر میری طرف سے ہٹ گئی، اگر وہ نہ ہٹتی تو اس وقت ہلاک ہو گیا ہوتا، اگرچہ میں گدی کو چھوڑ دیتا۔ بلعام نے رب کے فرشتے سے کہا، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو میرے مقابلے میں راستے میں کھڑا ہے، لیکن اگر میرا سفر تجھے برا لگے تو میں اب واپس چلا جاؤں گا۔ رب کے فرشتے نے کہا، ان آدمیوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ، لیکن صرف وہی کچھ کہنا جو میں تجھے بتاؤں گا۔ چنانچہ بلعام نے بلک کے سرداروں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ جب بلک کو خبر ملی کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے موآب کے اس شہر تک گیا جو موآب کے سرحد دریائے اردن پر واقع ہے۔ اس نے بلعام سے کہا، کیا میں نے آپ کو اطلاع نہیں بھیجی تھی کہ آپ ضرور آئیں؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ کیا آپ نے سوچا کہ میں آپ کو مناسب انعام نہیں دے پاؤں گا؟ بلعام نے جواب دیا، بہرحال اب میں پہنچ گیا ہوں، لیکن میں صرف وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو خدا نے پہلے ہی میرے منہ میں ڈال دیا ہے۔ پھر بلعام بلک کے ساتھ کریت حساد گیا۔ وہاں بلک نے گائے، بیل اور بھیڑ بکریاں قربان کر کے ان کے گوشت میں سے بلعام اور اس کے ساتھ والے سرداروں کو دے دیا۔ اگلی صبح بلک بلعام کو ساتھ لے کر ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا جس کا نام باموت بعل تھا۔ وہاں سے اسرائیلی خیمہ گاہ کا کنارہ نظر آتا تھا۔